अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान लकूत से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ ज़रूरत, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बेहकिबुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online session of power distribution and utilization. आज के ऑनलाइन सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट वेट कर लेना ताकि सब हमारे दोस्त ज्वाइन कर लें, तो सेशन को हम बाकायदा तरीके से स्टार्ट करें। तो तकरीबन अच्छे खासे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी, तो अब तक जो हमने सेशन को अपने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट लाइन के एडवांटेजेस के ऊपर, तो यहाँ तक हमने जो सेशन को डिस्कस किया, आपके जहन में अगर कोई सवाल हो अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी आवाज़ स्लो आ रही है सर। मेरी आवाज़ अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? हाँ सर, अब सही है सर। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे अब तक के लेक्चर हो गए, इसमें अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो काइंडली फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी सवाल है तो पूछ लें, मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों को आपके सवालों का। और कोई अगर सवाल नहीं है तो हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर ये जो सर इसमें केबल्स ये जो बिछाई गई है सर, जी जी इसमें ये मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस इसमें इन्होंने रखा हुआ है। ये जी। तो वैसे तो कवर अप थे, तो ये हम्म। डिस्टेंस क्यों लगाया हुआ है इन्होंने सर? अच्छा जी, मैंने लास्ट में ये बात की थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनमें फासला इसलिए रखा गया ताकि प्रॉपर स्पेसिंग रहे, और दूसरा ये है कि इन्होंने इंसुलेशन तो प्रॉपर लगाई है, लेकिन कुछ मज़ीद केबल्स भी होते हैं जो अमूमन इसकी डक के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमने एक लेयर ऑफ डक बनाई और उसके ऊपर मज़ीद केबल गुजार दी है। साथ ही साथ अगर ये हमारे हाई वोल्टेज या हाई करंट कैरिंग कैपेबिलिटी के केबल हुए, अगर इनमें हाई एम्पेयर गुजरा, तो गर्म होने के नतीजे में अगर ये मिले हुए हों आपस में, तो ये एक दूसरे में इंसुलेशन चिपक जाएंगी, और इंसुलेशन पिघलने के बाद आप इनका कंडक्टर बाहर आएगा, और अगर कंडक्टर आपस में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी अहम बात जो इसमें बतानी है वो ये कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो वो मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर और ये सारे कंडक्टर की आपस में डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर हम मज़ीद केबल भी बिछाएं यहाँ से, जैसे कैट 6 की हो गई जो हमने बात की थी अपनी सुबह की डिस्कशन में, कैट 6 की केबल क्या होती है, और आपकी जो टीवी के जो केबल की डिश केबल की केबल्स होती हैं वो अगर हम साथ लेके चलें, या हमारी फाइबर ऑप्टिक्स हो गई या दीगर हमारी केबल्स जो कि दीगर इंफॉर्मेशन की हैं वो भी साथ साथ चल रही हों, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड निकलकर उन सब के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है और उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब और डिस्कार्ड भी कर सकती है। तो इन सब तमाम तर फैक्टर के लिए बेहतर ये होता है कि आप प्रॉपर स्पेसिंग केबल के अंदर रखें, तो वो बड़े लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देती है। तो ये मकसद है यहाँ पे ये लगाने का। तो आई थिंक यहाँ तक मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। कोई मज़ीद किसी का सवाल हो तो पूछें वो, हम वरना आगे डिस्कशन करते हैं अपने लेक्चर की। और कोई सवाल नहीं है तो कोई भी मज़ीद सवाल किसी का नहीं है। कल की जो हमारी सुबह की क्लास होगी वो इंशाल्लाह हम 11 बजे कंडक्ट करेंगे, तो आप सब लोग उसे ज्वाइन करिएगा। बीच में पॉसिबल हुआ तो मैं ऑनलाइन सेशन के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी अपलोड कर दूंगा, और हमारा जो
असाइनमेंट के पार्ट साथ साथ चल रहे हैं, वो उनमें के 2 सवाल अब तक असाइनमेंट 2 के दे दिए हैं, और इसके अलावा जो क्विज़ है वो इंशाल्लाह हम संडे को कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों का। टाइमिंग इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी आपसे, हफ्ते तक मैं टाइम बता दूंगा। तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट लाइन यहाँ तक डिस्कस, उसके एडवांटेजेस होने के बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं कि डायरेक्ट लाइन के जो एडवांटेजेस वो क्या हैं। एक्सटेंशन of the load needs completely new excavation costing as much as original work. Localization of fault is difficult. तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं कि इसमें लोकलाइज फॉल्ट अगर हो जाते हैं तो वो आपको मिलना मुश्किल होता है, उनको लोकेट करना ज़रा मुश्किल होता है। पहले पार्ट में ये बताया गया है कि आपकी जो कॉस्टिंग है वो इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग, डग, ट्रेंच वो सब डलती हैं, स्पेसिंग, ईंटें भी लग रही हैं, केबलिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको अगर केबल बदलना हो या उसकी दीगर चीज़ें, उसके लवाजमात देखने हो, तो उस मकसद के लिए आपने वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होती है द केबल, इसलिए कॉस्ट इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है अंडरग्राउंड केबल की। फंक्शनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। द केबल शेल may sometimes undergo chemical changes and get damaged due to impurities present in the soil. Risk of the cable being damaged at a subsequent excavation, work carried out for expansion or repair work. It cannot be used in congested areas. ये congested areas में नहीं लग सकती, इनके लिए आपको vast areas required है, गड्ढा भी गहरा होगा, चौड़ा भी होगा, उसके हिसाब से स्पेसिंग के साथ केबल डलेंगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है इसका, क्योंकि आप हर जगह पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने भी केबल की डग और ट्रेंच देखी थी, तो मैंने यूसीजी के ताबन से लग रही थी, अब तो पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अरबों रुपए डॉक्टर समर मुबारक ने लगा दिए थे, और बेकार प्रोजेक्ट था, बंद हो गया। और हर एंग्रो से पहले ये प्रोजेक्ट लगा था यूसीजी का, जो डॉक्टर समर मुबारक ने चलाया था ये प्रोजेक्ट। इसमें मैंने केबल ट्रेंच और केबल डक देखी थी, और यकीन करें वो 8-8, 10-10 फुट गहरी थी। मैं खुद नीचे गया था और जाकर केबल ट्रेंच देख कर आया था अंदर, और उनकी चौड़ाई जो बनाई गई थी, नो डाउट वो एक स्लैब जो कि गहराई में 10-12 फुट नीचे है, वो वहाँ से इसको इस तरह ले लें कि एक पिलर से दूसरे पिलर या फिर वो ट्रंच का जो गैप था वो तकरीबन 5 से 6 फुट का था। तो गहरा 10 फुट और चौड़ा जो है वो 5 फुट था। उसके अंदर केबलें गुजर रही थी और आपके आम इंसान के जाने की जगह तक वहाँ पे मौजूद थी, और अच्छा खासा काम हो गया था, और पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि थर के कोयले से बिजली पैदा हो जाएगी। डॉक्टर समर मुबारक ने दावा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और प्रोजेक्ट वो बंद हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ हम आगे चलते हैं। रिस्क ऑफ केबल बीइंग डैमेज एट अ सबसीक्वेंट एवोकेशन, वर्क कैरिड आउट फॉर एक्सपेंशन और रिपेयर वर्क। It cannot be used in congested areas where evacuation is expensive and inconvenient। मतलब ये उन जगह पे इंस्टॉल नहीं हो सकती जहाँ पर आपके एरियाज जो हैं उसके लिए वो इनकन्वीनियंट हैं, या फिर आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते क्योंकि जगह कम है, तो उस जगह पर ये सिस्टम नहीं लग सकता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसको कोई सवाल यहाँ तक किसी का है तो काइंडली पूछें, वरना हम अपने सेशन को यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, और सेशन को कंटिन्यू करने के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। कोई भी सवाल नहीं है क्या किसी का अब तक?
चलिए जी, कोई सवाल नहीं है तो सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो डायरेक्ट लाइन की हमने डिसएडवांटेज पढ़ने के बाद अंडरग्राउंड केबलिंग के हवाले से ड्रॉ इन सिस्टम in congested areas where evacuation is expensive and inconvenient, the system of lying underground cable is often adopted. तो जहाँ पर आपको गुंजाइश है वहाँ पे इसको लगा सकते हैं और ये बेहतर भी होगी वहाँ पर। इसी तरीके से अगर ये सिस्टम देखें, ये पहले ज़माने में बहुत चलती थी। ये पिलर होते हैं और इनके अंदर केबल को गुजारा जाता है, ठीक है। ये कंक्रीट के कवरिंग होते हैं, ये मेरी इवन गलियों में निकले हैं कि ये जो कंक्रीट के पिलर हैं इसके आधे थे। मैं ये घर गली में खुदाई किसी चीज़ की हुई थी या कोई पाइपलाइन डालनी थी, केबल डालनी थी गैस की, तो उसके अंदर से ये चीज़ निकली थी, पूरी ये चीज़। और हमारे एरिया तो इसका मतलब पुराने टाइम में अंडरग्राउंड केबलिंग हुई भी थी और केबल डालने के लिए ये चीज़ डाली गई थी। तो उसके अंदर से केबल गुजारे जाते थे और केबल गुजारने के साथ साथ ये चीज़ें चलती थी। अंडरग्राउंड केबलिंग भी बहुत सारी जगहों पर कराची में हुई भी थी, मेरे एरिया से मैंने देखी है निकलते हुए ये चीज़। तो ये अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, इसको ड्रॉ इन सिस्टम कहा जाता है। तो ये क्या चीज़ होती है जी? तो इसको ड्रॉ इन सिस्टम कहते हैं और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इनिशियल कॉस्ट की बहुत ज़्यादा हाई होती है। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल इज रिड्यूस, क्योंकि इसमें आप गुंजाइश को बढ़ा नहीं सकते। एक गेज का कंडक्टर है वही गुजरेगा इसके अंदर से, ये इसका ड्रॉबैक है। एंड ड्यू टू क्लोज ग्रुप ऑफ केबल्स एंड अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर डिस्पेंशन ऑफ हीट, इसमें से हीट निकल नहीं सकती अगर हीट, जैसे ये कंक्रीट का सिर्फ एक ही बना हुआ है तो अंडरग्राउंड केबल में इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन इससे एक ही केबल गुजरता है और एक ही केबल गुजरता है और इसमें से हीट को निकलने का कोई दीकर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीका नहीं है। तो पुअर वेंटिलेशन होने की वजह से इसका अमूमन अंडरग्राउंड केबल में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट केबल को गर्म होने की और आपका गेज आपने सही लिया कंडक्टर के मुताबिक, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्रॉपर शेप रहता है केबल का और इसके कुछ फ़ायदे अपनी जगह भी हैं, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर मोर आगे कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेजेस ड्रॉ सिस्टम का है, रिपेयर ऑल्टरनेशंस एंड एडिशन टू द केबल नेटवर्क कैन बी मेड विदाउट ओपनिंग द ग्राउंड इसमें अवेलेबल होता है एज अ केबल आर नॉट आर्मर्ड, देयरफॉर जॉइन बिकम सिंपलर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इट रिड्यूस कंसिडरेबली। ये इनके फ़ायदे हैं जो इन्होंने ड्रॉस ऑफ द सिस्टम के बताए हैं। ऑब्वियसली ये फेवरेबल हैं, हम इसको जस्ट पास करके आगे ही चल रहे हैं। सॉलिड सिस्टम और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बताए गए हैं कि सॉलिड सिस्टम हमारे क्या होते हैं। सॉलिड कंक्रीट बेस्ड होता है, ये अगर आप देखें तो इनके अंदर जो है कंक्रीट बेस भी होते हैं और मेटेलिक बेस भी होते हैं। इनके अंदर से हमारे कंडक्टर गुजर रहे होते हैं मल्टीपल लेवल में, और इन इस तरह की डक को हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स इस तरह के ऑफ साइज ऑफ गेज में कम रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पर इस सॉलिड सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर मोर अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो फॉल्ट होते हैं, हम देखें ये ऊपर खेत लगे हुए हैं या हरियाली है, घासें उगी हुई हैं, नीचे ज़मीन है और उसके अंदर अंडरग्राउंड केबल आपका गुजर रहा है। तो अंडरग्राउंड केबल के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं, देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। इसमें चांसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर शील्डिंग, प्रॉपर इंसुलेशन और ये सारी चीज़ें हुई भी होती हैं, जिसके नतीजे में आपके फॉल्ट नहीं अकर होते हैं। लेकिन अगर फिर भी अकर हो जाएँ तो उनकी बात हम करते हैं कि हाउ एवर इफ अ फॉल्ट डज अकर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट। ये बहुत मुश्किल होता है कि फॉल्ट लोकेट करा जाए, क्योंकि इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो ज़मीन के नीचे देख देख सकता है कि केबल कहाँ गुजर रहा है। आपको वो इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ता है और आपकी यूटिलिटी के पास वो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट उसको रखने ज़रूरी है अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए। जिस तरह से दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो है अंडरग्राउंड केबलिंग हुई हुई है मज़ार कायद के लिए और दीगर जो जगह पे लाइन जा रही है, तो वहाँ पर दाऊद यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है ना, वहाँ पर चलने चलने की जो जगह है वहाँ पे आपकी अंडरग्राउंड केबलिंग हुई हुई है। जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है दाऊद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे रेंजर्स का हेडक्वार्टर भी है उल्टे हाथ पे, तो उसके अंदर जो है केबलिंग गुजर रही। तो एक मरतबा मैंने वो एनालिसिस देखा था कि वो एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लाए थे, उनके हाथ में एक लैप टैबलेट जैसी कोई डिवाइस थी और दूसरे हाथ में जो है एक छड़ी के टाइप थी जिसके नीचे एक पूरा सेंसर लगा हुआ था, चौड़ा सा, बड़ा सा, भारी। उसके ज़रिए से वो देख रहे थे कि केबल यहाँ से गुजर रही है, केबल वहाँ से गुजर रही है। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है।
जो केबल आपको सामने नज़र आ रही है उसका एनालिसिस तो आप आंखों के सामने कर सकते हैं, लेकिन जो केबल आपको नज़र नहीं आ रही अंडरग्राउंड है उसका एनालिसिस और ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल के साथ साथ फॉल्ट कहाँ है ये पता लगाना और उसका मुश्किल होता है। तो बहरहाल इसमें फॉल्ट तो बड़े कम आते हैं, लेकिन अगर फॉल्ट आ जाए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आप फॉल्ट पता लगाएं इसमें। However, if a fault does occur, it is difficult to locate and repair the fault because of conductors are not visible, क्योंकि आपको कंडक्टर दिखते ही नहीं अंडरग्राउंड के अंदर। अब होता ये है कि वो एक नाले की टाइप की ट्रंच के अंदर से केबल गुजार रहे होते हैं। अब वो आपको जगह जगह से वो नाला खोलना पड़ता है, केबल की ट्रंच खोलनी पड़ती है, केबल निकालनी पड़ती है, वहाँ देखनी पड़ती है यहाँ तो फॉल्ट नहीं है वहाँ तो फॉल्ट नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट फॉल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी जल्दी में मिल जाता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें उसके ज़रिए से आप फॉल्ट को पता लगाते हैं। ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉलोइंग आर दी फॉल्ट्स मोस्ट लाइकली टू अकर इन अंडरग्राउंड केबल्स एंड दैट आर ओपन सर्किट फॉल्ट्स। ये ओपन सर्किट फॉल्ट्स हैं जो इस्तेमाल ज़्यादा उसमें होते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है और अर्थ फॉल्ट है। ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब ये कि कंडक्टर कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसका नतीजे में ओपन हो गया। ओपन से मुराद फेज से फेज, रेड से रेड का फेज था या रेड का केबल जा रहा था, वो बीच में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बीच में से शॉर्ट सर्किट से कॉपर ही गायब हो गया, फट गया, काला हो गया, जल गया, बीच में गैप आ गया, तो उसे कहते हैं ओपन ओपन सर्किट फॉल्ट। अच्छा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ये होता है कि तारें मिलके चिपक गई और वो कार्बनाइज होकर एक दूसरे में लगी है। शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, लेकिन कॉपर आपस में रेड टू येलो फेज या फिर रेड टू न्यूट्रल या दोनों फेज आपस में मिलकर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर हुआ है और तारें चिपक के मिल गई हैं आपस में ना, तो इसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। अर्थ फॉल्ट हम कहते हैं कि हमारे अर्थ के वायर के साथ, ग्राउंड के साथ, या फिर कोई भी फेज किसी ग्राउंड से, कहीं सरिये से, कहीं किसी ट्रंच से छिल के लग गया है, तो आपका न्यूट्रल लग जाए या आपका फेज कहीं किसी चीज़ से टच हो जाए, यानी उसका कॉपर। अच्छा, कॉपर कैसे अपेयर होगा? सबसे पहले इंसुलेशन कटेगी उसकी, मतलब घिसेगी, ख़त्म होगी, फिर उसकी मेन इंसुलेशन के बाद उसके, अगर वो ब्लैक वायर है या वो रेड येलो ब्लू में से कोई वायर है, तो फिर उसकी इंसुलेशन कटेगी, घिसेगी, उसके बाद फिर उसका कॉपर अपेयर होगा। वो चीज़ होने के बाद अगर वो कभी ट्रंच से टकरा जाए, केबल ट्रंच से या सरिये से, या किसी ने कुल्हाड़ी मारी तो उससे लग गया बुलेट से, तो इसके नतीजे में अर्थ फॉल्ट अकर हो जाता है। और ये जो अर्थ फॉल्ट होता है, ऐसे टाइप ऑफ फॉल्ट होते हैं ये तीनों, जिनमें हम टेस्टिंग ऑफ मैगर के जरिए करते हैं। देखिए ये इमेज के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, इमेज रिजल्ट फॉर केबल इंसुलेशन अर्थ फॉल्ट मैगर के जरिए करा जाता है। तो ये जो टेस्टिंग होती है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट, ये सारी मैगर टेस्टिंग के जरिए की जाती हैं। तो फर्दर मोर हम आगे बढ़ाते हैं फॉल्ट्स की डिस्कशन को ही, और इसको डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट्स क्या होते हैं? व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द कंडक्टर ऑफ अ केबल। अगर कहीं से केबल ब्रेक हो जाए ना, ये आपस में मिले और जल के आपस में टूट गए, केबल अलग हो गए, ब्रेक हो गए, तो इट इज कॉल्ड द ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी चेक बाय मैगर। मैगर के जरिए से चेक कर सकते हैं। मैगर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है, और हाई वोल्टेज जब यहाँ से सेंड किए जाएंगे ना, तो वहाँ पे मिलेंगे नहीं। एक साइड पे हम सारे कंडक्टर को मिला देते हैं, एक साइड पे सारे कंडक्टर को मिला देते हैं, और फिर मिलाने के बाद हम मैगर से सिग्नल सेंड करते हैं। मैगर यहाँ से यहाँ पे सेंड करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ पे सेंड सिग्नल हो गया, इसका मतलब ये शॉर्ट है, इसका मतलब पूरी केबल मिली हुई है, ये पूरी केबल मिली हुई है ना। मतलब जब मैगर टेस्टिंग करते हैं तो हम ये सारी केबलें सर्किट से निकालेंगे और आपस में मिला देंगे। मिसाल के तौर पे ये केबल लगी हुई है कायदे आज़म के मज़ार पे, और ये केबल लगी हुई है नीपा चौरंगी पर। सपोज करें कितनी बड़ी केबल है ये, नीपा चौरंगी और मज़ार कायद, यहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस है। तकरीबन लगा लें ये कुछ कितना बन जाएगा ये, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तो बनेगा ना, 12-15 किलोमीटर की एक लगी हुई है केबल।
तो ये कहीं से जल गई है ना अंडरग्राउंड केबल, आपको पता ही नहीं है कहाँ जल गई है। क्या करेंगे आप, इसके सॉकेट के अंदर से या ऐसे कनेक्टर में से केबल निकालेंगे और ये सारी की सारी ज्वाइन कर लेंगे आपस में। आपने इनको शॉर्ट कर लिया। अब आप टेस्ट कर रहे हैं ओपन सर्किट, ज़रा समझें इसकी गहराई को। ये वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं आपसे, और ये वो टेस्ट हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको पता होंगे कि मैकर के जरिए ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे किए जाते हैं। क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो ये सारे तारों को हम ये कनेक्टर से निकालते हैं और आपस में मिला लेते हैं, ठीक है, बंच बना के सब कॉपर मिला लिया आपस में। अब करते ये हैं कि मैगर का सिग्नल यहाँ से सेंड करते हैं और यहाँ से रिसीव करते हैं। तो मुझे बताएं, यहाँ से मिला हुआ है और यहाँ से अगर ओपन है तो सिग्नल यहाँ से सेंड करेंगे आप हाई वोल्टेज का, तो क्या ब्लू पे मुझे वापस मिल जाएगा येलो से सेंड करके? वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो नहीं क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बीच में केबल ब्लॉक हुई हुई है, ब्रेक हुई हुई है। इसी तरीके से हम सारे कंडक्टर को एक दूसरे से कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी पे चेक करा जाता है मैगर के ज़रिए से कि अगर यहाँ से यहाँ सिग्नल सेंड हो गया तो इसका मतलब केबल सही है, यहाँ से यहाँ सिग्नल सेंड हो गया तो ये भी केबल सही है, और यहाँ से यहाँ सेंड हो गया तो इसका मतलब केबल ये भी सही है। तो इसे कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। और ओपन सर्किट टेस्ट में आप केबल की ब्रेकिंग को चेक करते हैं, कहीं से केबल शॉर्ट सर्किट होके टूट तो नहीं गया, ब्रेक तो नहीं हो गया, क्योंकि आप एक केबल के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अंडरग्राउंड है और वो लगी हुई है नीपा चुरंगी से लेके कायदे आजम के मज़ार तक। इतनी लंबी केबल 12-15 किलोमीटर दूर, इसको कितनी जगह से आप चेक करेंगे ओपन सर्किट? तो नामुमकिन वाली बात है ये, नामुमकिन वाली बात। तो इतनी लंबी केबल को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो तरीका ये जो मैंने बताया, तो ओपन सर्किट टेस्ट इस तरीके से किया जाता है। रेजिस्टेंस से मेजर करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ की रेजिस्टेंस शॉर्ट करने के नतीजे में 0 होगी, और अगर केबल बीच में ब्रेक हुआ तो इसका मतलब जैसे ही आप रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे या रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा, ठीक है। मेरी बात में कोई चीज़ समझ नहीं आई किसी को तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। ओपन सर्किट टेस्ट को मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया आपको कि मैगर से किस तरह किया जाएगा, कंटिन्यूटी मीटर से किस तरह किया जाएगा, और रेजिस्टेंस मेजर से किस तरह से मेजरमेंट की जाएगी ओपन सर्किट फॉल्ट की। ये सब चीज़ें समझ आ गई? कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रा पूछ लिया, मैं रिपीट कर दूंगा। तो ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ओपन सर्किट टेस्ट डिस्कस करने के बाद मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के ऊपर अब बात करूँगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है जी? ये केबल जा रहे थे, ये सारे केबल हैं, ये आपस में मिल के जल के बिल्कुल तिक्का बन गया है केबल जो है ना, काले तिक्के हो गए बिल्कुल, पता भी नहीं लग रहा केबल है कोयला है ये। तो इनमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना ज़रूरी है कि भाई यहाँ तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन ये केबल अगर तकरीबन 50 किलोमीटर तक दूर गया हुआ है या 10 किलोमीटर तक दूर गया हुआ है, तो और ये कहाँ कहाँ शॉर्ट हुआ हुआ है। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए कि ये सिर्फ आपस में ही तो शॉर्ट नहीं हुए बल्कि या दूसरों के केबल से भी शॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इनका शॉर्ट सर्किट हम इन केबल्स में भी करते हैं और दीगर से भी करते हैं। जैसे ये आग लगी ना यहाँ पे, अब केबल यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के नतीजे में मिल गए। अगर केबल शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यहाँ मिल जाएंगे तो हमें ये नहीं पता कि वो सिर्फ यहीं पे मिले हैं या इससे भी ये मिले हैं या फिर इससे पीछे 2 मिले हैं, 3 मिले हैं, या किसी से भी नहीं मिले या बिल्कुल सही है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के बाद हम अगला सेट टेस्ट जो करते हैं वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। मेरी बात समझ आ रही है भाई सब लोगों को? डिटेल में मैं ज़रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसकी गहराई को आप समझें। ये वो वाली चीज़ें हैं जो अमूमन पूछी जाती हैं बच्चों से इंटरव्यूज़ में, इंटर्नशिप में, अप्रेंटिसशिप में, जॉब इंटरव्यूज़ में, तो बड़े फ़ायदे की बात है ये। व्हेन टू कंडक्टर्स आर मल्टी कोर, दो कंडक्टर जा रहे हैं और मल्टी कोर है उनमें ना, ये दो कंडक्टर हैं, मल्टी कोर है, बहुत सारे कंडक्टर गुजर रहे हैं एक केबल में से, बहुत सारे कंडक्टर गुजर रहे हैं। ये अगला केबल है, इससे भी बहुत सारे कंडक्टर गुजर रहे हैं ना। तो इसमें करना हमें ये है कि मल्टी कोर केबल जब गुजर रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन ना जल गई वहाँ से, इट इज़ कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो जब इंसुलेशन जल जाएगी तो क्या होगा, कॉपर आपस में
गर्म होके मिल जाएंगे, और जब कॉपर से कॉपर मिला तो शॉर्ट सर्किट अकर होगा और पूरा केबल जला देगी वो, इस फॉल्ट के नतीजे में। तो ये बड़ा ड्रास्टिकल एक लेवल का चेंज है जो कि आपको मिलेगा। सो फॉर दिस पर्पस द टू टर्मिनल्स ऑफ मैगर, दो टर्मिनल मैगर के लिए, टर्मिनल दो ही होते हैं मैगर के, आर कनेक्टेड टू एनी टू कंडक्टर। तो किसी भी दो कंडक्टर से आप वो टर्मिनल कनेक्ट करें। इफ द मैगर गिव जीरो रीडिंग, अगर मैगर आपको जीरो रीडिंग दे रहा हो, इट इंडिकेट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बताएगा बिटवीन दीज कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स के दरमियान। तो मैगर के ज़रिए ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट पता लगाए जा सकते हैं। तो मैगर इसलिए काम करता है कि अगर आपको मैगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, केबल को आप जैसे आपने पिछले केबल के कनेक्शन में देखा था ना, आपने केबल्स को मिला लिया था, तो अभी मिलाएंगे नहीं केबल को, सारे केबल जुदा 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 रखेंगे। केबल जुदा रखने के बाद क्या करेंगे, अब आपको ओपन सर्किट टेस्ट नहीं करना बल्कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। इसका मतलब आपने ओपन सर्किट टेस्ट करके ये पता लगा लिया कि केबल, मिसाल के तौर पर आपने पता लगा लिया केबल सारे सही सलामत है, कोई भी ओपन नहीं होगा, तो अगला टेस्ट आपको शॉर्ट सर्किट का करना है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए जैसे मल्टी कोर केबल है तो इसके सारे कंडक्टर्स आपस में मिलाएंगे नहीं बल्कि जुदा जुदा रखेंगे हम। फिर करेंगे अगला पार्ट ये कि हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर केबल कहीं से मिला हुआ हो तो ये शॉर्ट हो जाएगा ना, मिसाल के तौर पर रेड और ब्लैक शॉर्ट सर्किट हो, आपस में मिल गए। अब इससे होगा ये कि अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करी, एक केबल यहाँ लगा के मैगर की और एक केबल यहाँ लगा के, दोनों कनेक्टर लगा के, और अगर बीच में कंटिन्यूटी आ गई, नो रेजिस्टेंस यानी जीरो रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी आ जाती है और रीडिंग आ जाती है मिसाल के तौर पर, तो इससे होगा ये कि केबल शॉर्ट हुआ है। मैं समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लें। मैं इसको दो तीन तरीकों से, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और मैगर के हाई वोल्टेज के तरीके से भी मैंने ये चीज़ बता दी है आपको। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं भाई। आपने किसी भी दो कंडक्टर, मल्टी कोर केबल है, कोई भी दो कंडक्टर शुरू में तो लेंगे ना टेस्टिंग करने के लिए कि वो शॉर्ट है या नहीं आपस में। तो आपको करना ये है कि आप केबल के एंड्स को ना ओपन कर दें, कनेक्ट नहीं करें किसी से भी। तो केबल से एंड को ओपन कर दें और फिर एक जगह एंड, दूसरे एंड पे आप खड़े होके कोई भी दो केबल को आपस में उनकी कंटिन्यूटी चेक करें, रेजिस्टेंस के जरिए, कंटिन्यूटी मीटर के जरिए, या तीसरी चीज़ होती है हाई वोल्टेज के जरिए। इन तीन चीज़ों के ज़रिए से अगर आपको रीडिंग मिल जाती है तो इसका मतलब वो शॉर्ट हुए हैं। और अगर रीडिंग ज़ीरो मिलती है, रीडिंग मिलती है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, शॉर्ट नहीं हुए वो। तो ये तरीका है मैगर के ज़रिए शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट पता लगाने का। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछें, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूँगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं अर्थ फॉल्ट की तरफ। तो जी कंटिन्यू करते हैं क्लास को। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है किसी को? सब समझ आ रहा है सब लोगों को? हालांकि बड़ी मुश्किल चीज़ है ये, और कोई सवाल नहीं है, समझ सब आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है भाई।
आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जो मैंने आप लोगों को देना है, इसका अगला पार्ट मैं बताऊंगा। उस तीसरे सवाल के भी 3 पार्ट हैं, और वो 3 सवाल क्या हैं? एक्सप्लेन, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। एक्सप्लेन ओपन सर्किट, कॉमा शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट बाय मैगरिंग टेस्ट। एक्सप्लेन ओपन सर्किट फॉल्ट, कॉमा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड अर्थ फॉल्ट बाय मैगरिंग टेस्ट। इसे आपने एक्सप्लेन करना है। जो मैंने अब तक सारी बातें बताई हैं, अगर यही छाप देंगे ना लिखा हुआ, तो इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई भाई। मैंने तो मेरा बगैर पढ़ी चीज़ें बताई हैं, जितनी आप लोगों को बताई हैं वो सारी बगैर पढ़े बताई हैं। तो मैंने जो चीज़ें आपको वर्बली बताई हैं वो आपको लिखनी है इसमें। 2 पार्ट मैंने इसके बता दिए हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। अर्थ फॉल्ट के ऊपर अब मैं आता हूँ आपके पास और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को दे दिया है, और 2 मरतबा रिपीट भी कर दिया है क्वेश्चन। तो अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट की बात अब हम कर लेते हैं। व्हेन अ कंडक्टर ऑफ केबल कम्स इन कांटेक्ट विद अर्थ, अगर केबल आप गुजार रहे हैं और वो कांटेक्ट में आ जाए अर्थ के केबल से, ठीक है, कंडक्टर का केबल है, अर्थ से मिल जाए वो, मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अंडरग्राउंड केबल बिछाई, लेकिन वहाँ सरिया निकला हुआ था कहीं पर। अब सरिया अगर लग गया ना आपके कंडक्टर ऑफ द केबल से, कॉपर से, तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, अर्थ फॉल्ट बन जाएगा फिर ये। तो इट इज़ कॉल्ड अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट। इसीलिए कंडक्टर को अर्थ से बिला वजह नहीं मिलना, क्योंकि कंडक्टर अगर अर्थ से मिल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट अकर कर देगा। टू आइडेंटिफाई दिस फॉल्ट, वन टर्मिनल ऑफ द मैगर इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। एक कंडक्टर, ये मैगर का मीटर है आपका ना, मैगर है ये, तो एक कंडक्टर मैगर का आपको लगाना है। मैगर का जो कनेक्टर है वो आप कनेक्ट करेंगे कंडक्टर से, और दूसरा टर्मिनल आपको अर्थ से कनेक्ट करना है, अर्थ से, जो अर्थ का वायर होगा। तो अगर आपको ये शुबा है कि अर्थ फॉल्ट अकर हो गया है मेरे केबल में, तो आपको अपने कंडक्टर को और अपने अर्थ को मैगर के दोनों टर्मिनल से लगाना होगा और ये टेस्ट करना होगा। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स के ना 4 केबल हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, और अर्थ का भी एक केबल है, चलो वो भी लगा लो, 5 केबल है। अब आपको पता है, लग रहा है कि ऐसा महसूस, आपने ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लिया, अब आप अर्थ फॉल्ट टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये टेस्ट करने के लिए आप करेंगे ये कि आप मैगर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल को आप लगाएंगे मैगर के कंडक्टर के साथ, किसी भी फेज में कंडक्टर में, और दूसरे कंडक्टर को आप लगाएंगे ग्राउंड के साथ। तो आप ग्राउंड टू अर्थ फॉल्ट चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। इफ द मैगर इंडिकेट्स जीरो रीडिंग, अगर मैगर इंडिकेट करेगा जीरो रीडिंग, तो इट मीन्स द कंडक्टर इज अर्थ। तो जीरो रीडिंग का मतलब यह है कि वो शॉर्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि अर्थ और केबल ऑफ कंडक्टर के दरमियान रेजिस्टेंस होती है। अगर ये रेजिस्टेंस जीरो आ रही होगी ना, तो इसका मतलब कि आपका कंडक्टर अर्थ से शॉर्ट हुआ है, तभी तो कंटिन्यूटी जीरो दिखा रहा है, और जीरो का मतलब ही कंटिन्यूटी होती है। तो वो कंटिन्यूटी हुई तो इसका मतलब आपका केबल अर्थ हुआ है, यानी वो कहीं अर्थ से टच हो रहा है, सरिये से टच हो रहा है, ग्रिल से टच हो रहा है, ट्रंच से टच हो रहा है, किसी भी मेटालिक कंडक्टर से वो टच हो रहा है। दिस सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर अदर कंडक्टर्स ऑफ द केबल। जिस तरह मैंने बताया कि 4 केबल हैं, आपने ये काम कर लिया कि मैगर के टर्मिनल दोनों लेके एक रेड पे लगाया और एक लगा लिया ग्राउंड पे, तो रेड टू ग्राउंड चेक कर लिया कि जी शॉर्टेज आ रही है नहीं। फिर रेड के बाद येलो पे लगा लिया, तो येलो और ग्राउंड पे चेक कर लिया शॉर्टेज आ रही है नहीं। फिर उसके बाद ब्लू और ग्राउंड पे लगाया, चेक कर लिया शॉर्टेज आ रही है नहीं। तो अगर किसी में भी कंटिन्यूटी आपकी आ जाती है या रेजिस्टेंस जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब आपका फॉल्ट हुआ है ग्राउंड टू, सॉरी, अर्थ फॉल्ट हुआ है आपका केबल जो है। तो इससे आपको डिटेक्ट होता है कि आप अपने तीनों फॉल्ट को किस तरह पता लगा सकते हैं। यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो जाती है। असाइनमेंट का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, और वो ये है कि एक्सप्लेन ओपन सर्किट, कॉमा शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट with 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 the procedure of maggering, with the procedure of maggering, या with the method of maggering।
तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने काफ़ी देर से एक्सप्लेन कर रहा था अपने ऑनलाइन सेशन में। तो होपफुली सब लोगों ने ये चीज़ सुन ली होगी, समझ ली होगी, और ऑब्वियसली ये चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है, जो मैं आप लोगों से फर्दर शेयर भी करूँगा। तो यहाँ तक हमारा जो आज का सेशन है वो एंड होने की तरफ जा रहा है। तो हम कुछ मज़ीद छोटी छोटी स्लाइड्स देखकर इसे फुलफिल कर लेते हैं और एंड करते हैं। लास्ट के हमारे पास आखिरी 5 मिनट भी हैं, तो इनमें हम अपने कुछ रिक्वायरमेंट जो कि लास्ट की है उसे फुलफिल कर लेते हैं। तो लोकेटिंग फॉल्ट्स के अंदर 4 मेथड आर that are mostly used in detecting fault locations are a फ्रेम के ज़रिए भी फॉल्ट अमूमन कभी कभी हो जाता है, थम थम्पर के ज़रिए भी हो जाता है जी, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ये वो मेथड है जिसके ज़रिए से फॉल्ट को लोकेट किया जाता है। अब फ्रेम के ज़रिए लोकेट किया जाता है, थम्पर के ज़रिए किया जाता है, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर के ज़रिए भी फॉल्ट को लोकेट किया जाता है, और ब्रिज मेथड के ज़रिए भी फॉल्ट को लोकेट किया जाता है। तो ये सारे वो मेथड हैं जिसके ज़रिए से फॉल्ट को लोकेट किया जाता है। तो ये कुछ मज़ीद मेथड थे जो कि हमने डिस्कस किए कि फॉल्ट किस तरीके से और किस नौइयत के होते हैं, उन्हें किस तरह लोकेट किया जाता है। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर ली है आज के मेथड के ऊपर और सेशन के ऊपर। तो आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे, लेकिन अगला सेशन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ कि कल का जो सेशन होगा वो हमारा ये 5B तो आज हमने एंड कर लिया है। 5B जो हमने एंड कर लिया है, इसके बाद हमारा 5C होगा, जो पीपीटी की स्लाइड हमारी कल इंशाल्लाह 10 बजे हम कंडक्ट करेंगे। सर ये थंपर क्या है सर? ये उसके वो हैं, ये भी असल में ये मुझे असाइनमेंट में देना था आप लोगों का। ये थंबर रूल होता है जिसके ज़रिए से पता लगाया जाता है कि किस तरीके से फॉल्ट कहाँ पर अकर हुआ है, और उसके ये 3-4 तरीके हैं जिसके ज़रिए से फॉल्ट लोकेट किया जाता है ना। मतलब सर ये कोई डिवाइस है या मतलब ऐसी कोई चीज है? जी डिवाइस और मेथड है ये, मैं वही दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। ये है वो केबल टेस्टर, ये है वो डिवाइस जिसके ज़रिए केबल के फॉल्ट को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ये पूरी किट ऑफ डिवाइस इक्विपमेंट है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगले भी दिखा देता हूँ आपको। अ फ्रेम मेथड, मज़ीद कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि अगला सेशन जो है वो हम कल ही ये मतलब करेंगे। जी जी, सर ये जो थंपर है सर ये कितने वोल्ट तक सर वो टेस्ट कर सकता है सर? कि अलग अलग रेंज, मुझे इन डिटेल इसकी चीज़ डिटेल इसकी चीज़ का नहीं पता, लेकिन इसकी बहरहाल रेंज होगी। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। असल में अभी बिल्कुल 2 मिनट रह गए, मैं इसकी डिटेल खोल लूँगा तो बाकी बता नहीं सकूँगा। इसको हाई वोल्टेज टेस्ट इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जब आपके हाई वोल्टेज टेस्ट होते हैं। और हमारे जो हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए जो वोल्टेज इस्तेमाल किए जाते हैं नॉमिनल रेटिंग के, वो 11 केवी से लेके 66 केवी के दरमियान की किट में ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। अब ये छोटी किट है तो ये 11 केवी से 33 केवी तक होगी। अब ये बड़ी केवी है, वो 33 केवी से लेके 66 केवी तक इसको मेजरमेंट की जाती है। तो ये पूरी बाकायदा एक डेस्कटॉप किट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी अगली किट्स पे भी आता हूँ, बताता हूँ। ये हमारी जो फ्रेम केबल के तौर पे, ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कि छोटे इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, और उसमें आपके फॉल्ट को लोकेट किया जाता है। ठीक है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसका सर्किट इस तरह से है, और ये जो छोटे लेवल के एम्पेयर होते हैं और जो केबल जिनमें से करंट और वोल्टेज गुजर रहे होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है, जो कि केबल टेस्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है अब फ्रेम का। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं ये चीज़ बताता हूँ, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ये भी बता दूँ आपको। चलो
ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये ऑसिलोस्कोप बेस टाइप का होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ये रिफ्लेक्टोमीटर बेस है, ये भी बताता है ये किट बेस है, लेकिन ये भी छोटे एम्पेयर और वोल्टेज रेंज के लिए होता है, ज़्यादा हैवी मतलब ड्यूटी के लिए सर नहीं ये होता। सिग्नल के हिसाब से चलता है सर? जी जी, इसमें वेव के हिसाब से टेस्टिंग की जाती है और उसमें वो चीज़ बताती है। आखिरी एक रह गई है ब्रिज मेथड केबल टेस्टिंग का है, आखिरी मिनट रह गई है उसमें, जल्दी से मैं इसे फुलफिल कर लेता हूँ और उसमें बता देता हूँ। ब्रिज मेथड जो केबल डिटेक्टिंग का है वो भी एक किट होती है इस तरह की, जिसके ज़रिए से केबल की टेस्टिंग की जाती है और उसकी रीडिंग यहाँ पे GUI बेस आ रही होती है। तो उसके अंदर ही ये चीज़ फुलफिल होती है और उसमें ये अडेप्टिंग है, केबल यहाँ पे इंसर्ट की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, पूरी किट है ये भी ना एक। तो सेशन को हमने आज यहाँ कंडक्ट किया और आपको यहाँ पे 5B के सेशन को पूरा हमने एंड कर लिया। 31st सेशन हमारा पूरा हो, कल